गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हमारी इस कक्षा में लोक प्रशासन में जो कुछ सुधार हुए हैं उनके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। ये आपके सभी जगह काम आ सकता है, जनरल अवेयरनेस में भी काम आ सकता है। ये लोक प्रशासन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो लोक प्रशासन तथा इसकी जो कार्य प्रणाली है उसमें निरंतर सुधार और नवीनीकरण करना समय की मांग है। और ये जो सुधार हुए हैं ये मुख्यतः दो रूप से हुए हैं। पहला हुआ प्रशासनिक कार्य प्रणाली में नई तकनीक अपनाकर प्रशासनिक इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, और दूसरा है संगठनात्मक संरचना एवं नीति, कानून तथा प्रक्रियाओं में परिवर्तन या सुधार किए गए हैं। तो जैसे हम प्रशासनिक उन्नयन की बात करते हैं पहले, कि लोक प्रशासन का संबंध उन सभी गतिशील संगठनों से है जो सरकार के दायित्वों की पूर्ति करने के लिए जनसाधारण के लिए सेवाएं संचालित करता है। प्रशासनिक संगठन अनेक प्रकार के कानून, नियम तथा प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तथा इन संगठनों की संरचना भी तदनुसार निर्धारित होती रहती है। प्रशासनिक संस्थाएं प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में राज्य के साथ अवश्य संलग्न रहती है तथा समय की मांग के साथ इन संस्थाओं में यथोचित संशोधन भी किए गए हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासनिक कुशलता तथा मितव्ययता सदैव ही प्रशासनिक सुधारों एवं उन्नयन के मुख्य चिंतन स्थल रहे हैं। गेराल्ड कैडन के अनुसार प्रशासनिक सुधार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यकुशलता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए सुनियोजित ढंग से अर्थात जानबूझकर परिवर्तन किए जाते हैं। प्रशासनिक सुधारों का संबंध सरकारी संगठन के ढांचे, प्रक्रिया, नियम, व्यवहार व लक्ष्यों में सुधार करने से है। ये सुधार प्राय बड़े परिवर्तन तथा उठाफटक से प्रतीत होते हैं जिनमें वैधानिकता का पुट भी दिया हुआ रहता है। प्रशासनिक सुधार का तात्पर्य उन विधियों से भी है जो तकनीक से हैं, जैसे प्रशासनिक कार्यकुशलता या प्रभावशीलता में वृद्धि करनी हो। प्रशासनिक उन्नयन या इम्प्रूवमेंट की जो तकनीक है ये बहुत धीरे धीरे विकसित हुई है तथा विज्ञान की प्रगति ने प्रशासनिक कार्यकुशलता की तकनीक को सर्वाधिक प्रभावित भी किया है। प्रशासनिक सुधार या उन्नयन को पॉल एप्पलबी ने निरंतर एवं प्रासंगिक के रूप में विभक्त किया है। गेराल्ड कैडन ने प्रशासनिक सुधार हेतु लगभग 4 चरण बताए हैं। प्रशासनिक बदलाव की आवश्यकता की जानकारी होना, लक्ष्य, उद्देश्य एवं रणनीति का प्रतिपादन होना, सुधार का क्रियान्वयन किया जाना तथा सुधार के लक्ष्यों के अनुरूप सुधारों का मूल्यांकन किया जाना। तो हम देखते हैं संगठन में जो संगठन एवं पद्धतियाँ हैं, ऑर्गेनाइजेशन मेथड क्या है। तो संगठन तथा पद्धतियाँ को लघु रूप में प्राय O&M भी कहा जाता है। प्रशासन में कुशलता लाने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग अधिकतर देशों में किया गया है। स्थूल रूप में संगठन एवं पद्धतियाँ नामक इस प्रणाली में किसी प्रशासनिक अभिकरण के आंतरिक संगठन और कार्य प्रणालियों का पुनरीक्षण करना तथा आवश्यक सुधार करना शामिल है, जिससे कि उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि हो सके। O&M की इस प्रणाली का जन्म सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान सन 1942 में ब्रिटेन में हुआ, जबकि यूरोपीय देशों की छिन्न भिन्न अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लोक प्रशासन में कतिपय जांच एवं समीक्षा के कार्य आरंभ किए गए। जब ये इस तरह के कार्य आरंभ हुए, ब्रिटिश राजकोष ने सन 1942 में O&M खंड स्थापित करके प्रारंभिक प्रयास किए। इनमें इनको सफलता भी मिली। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा एक अधिकारी को ब्रिटिश राजकोष में O&M कार्य प्रणाली की जानकारी तथा ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। 1954 में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में O&M की शाखा की स्थापना की गई। भारत में O&M की स्थापना भारतीय लोक प्रशासन पे जो पॉल एप्पलबी आए थे उस समय, उनके द्वारा दिए गए रिपोर्ट की अनुशंसा पर की गई। 1 दशक तक कैबिनेट सचिवालय में कार्य करते रहने के पश्चात O&M को इकाई को मार्च 1964 में होम मिनिस्ट्री के अधीन प्रशासनिक सुधार विभाग से संबंधित कर दिया गया तथा सन 1973 में पुनः गृह मंत्रालय के साथ समाहित किया गया। 1985 में हुए पुनर्गठन के पश्चात O&M शाखा को प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन कर दिया गया, जो लोक शिकायत, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। ये विभाग प्राय प्रधानमंत्री के अधीन ही रहता है तथा O&M को पर्याप्त प्रतिष्ठा मिलती रही है। वित्त मंत्रालय में कार्यरत स्टाफ निरीक्षण इकाई भी O&M के कार्यों का संपादन करती है। O&M की या इसकी प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या क्या है।
ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड की प्रकृति के संबंध में कुछ बातें हैं। जैसे O&M प्रबंध का विकल्प नहीं है, ये तो प्रशासन में सुधार लाने या कुशलता बढ़ाने के लिए किए जाने वाले कुछ प्रयास हैं। O&M इकाई का उद्देश्य सेवा देना है। यह संगठन तथा इसकी पद्धतियों के संबंध में तथ्यात्मक विश्लेषण करने निर्णयकर्ताओं को सहायता पहुंचाता है। O&M केवल परामर्शदात्री इकाई है। अंतिम निर्णय तथा क्रियान्वयन का कार्य संबंधित मुखिया का ही रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य संगठन या प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रयास करना है, न कि कमियां ढूंढना। O&M का कार्य करने सहजता, सरलता तथा स्पष्टता से युक्त होता है, न कि किसी तकनीकी जटिलता या रहस्य से परिपूर्ण। यह विश्वास पर आधारित पद्धति है। O&M बहुत सी तकनीक जैसे कार्य माप, कार्य सरलीकरण, स्वचालन, फाइलिंग, निरीक्षण इत्यादि से युक्त होता है। O&M का कार्य किसके द्वारा संपादित किया जाए, ये भी एक विवादास्पद प्रश्न है। एक मत तो यह है कि प्रत्येक विभाग में कार्यपालक अधिकारी ही O&M की कार्य करे, जबकि दूसरा मत ये कहता है कि O&M एक तकनीकी पद्धति है, अतः इसके कार्य किसी पृथक एवं विशिष्ट निकाय के द्वारा संपादित होनी चाहिए। विभागीय अधिकारियों के पास पर्याप्त समय नहीं होता, न उनके पास अनुभव होता है, नई कार्य देखने समझने के लिए उनका जो दृष्टिकोण है वो स्वतंत्र होता है। तो O&M का क्षेत्र अत्यंत गहन है, व्यापक है, क्योंकि परिवर्तित प्रशासनिक संगठनों में बहुत सी प्रक्रियाएं या कार्य ऐसे हैं जिनको O&M समीक्षा कर सकता है। जैसे कार्यालयों के सामान्य प्रक्रियाएं हो सकती है, कार्य को पूरा करने निपटाने के विभिन्न चरणों, बिंदुओं तथा स्तरों के संबंध में सूचना तथा तथ्यों के एकत्रण, भंडारण तथा रखरखाव से संबंधित प्रवर्तित आंतरिक प्रणाली, बजट एवं वित्तीय नियंत्रण, कागज, प्रार्थना पत्र या फाइल की गति तथा प्रक्रियाएं, नियंत्रण तथा बचाव की से संबंधित। फिर हम देख सकते हैं कि O&M के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके मुख्य कार्यों में यह है कि विभाग या विभागों की जो आंतरिक संरचना है उसकी व्यापक समीक्षा करता है। त्रुटियां मिलने पर कार्य कुशलता में अधिक वृद्धि करने हेतु नवीन क्रियाकलापों की योजनाओं का निर्माण करता है। विभिन्न O&M तकनीकों की खोज करता है। विभिन्न प्रकार की जानकारियों तथा तथ्यों का विश्लेषण करने का इसका कार्य है। अपने स्वयं के स्टाफ को प्रशिक्षित करना है। सरकार की अन्य O&M इकाइयों से समन्वय स्थापित करना, प्रशासनिक इकाइयों के सामान्य हित से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, तथ्यों तथा अध्ययनों को वर्गीकृत कर सुरक्षित रखना, संगठन के कार्य प्रक्रियाओं, विधियों तथा रीतियों को विश्लेषित करना, प्रशासकों, शोधकर्ताओं तथा अन्य नागरिकों हेतु O&M शोध तथा अध्ययन कार्यों का प्रकाशन करना। पंचवर्षीय योजनाओं में भी इसके लिए उल्लेख रहा है, खासकर पहली पंचवर्षीय योजना में। तो O&M के लिए क्या क्या नियम है, तो एक तो अनिवार्यता का सिद्धांत होता है, न्यूनतम दूरी का सिद्धांत है, कार्य के सरल प्रवाह का सिद्धांत है, मशीन, प्रपत्र तथा अभिलेखों के मानकीकरण का सिद्धांत है, सहयोग का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि O&M एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था है। इसके गुण क्या हैं, तो ये प्रणाली में विश्लेषण करके सुधारित सुझाव देती है, कार्य को शीघ्र निपटाने का सरल वैज्ञानिक स्वरूप बताती है। O&M शोध, नवाचार तथा वैकल्पिक रास्तों की खोज सहित व्यवहारिक परामर्शदाता की भूमिका निभाती है। O&M प्रणाली की सहायता से कार्यालय या संगठन के आंतरिक कार्य स्थिति में सुधार लाया जाता है। इस प्रणाली के कार्यकरण की उपस्थित देख अन्य कार्मिक एवं विभागों में सुधार की प्रेरणा पाते हैं। O&M इकाई प्रशासन के लिए अन्वेषण केंद्र के रूप में कार्य करती है, जिसका लाभ कोई भी प्रशासक भी उठा सकता है। कुछ एक इसमें कमियां भी हैं, दोष भी है, जैसे कि ये विश्लेषण अनुसंधान के बजाय छिद्रान्वेषण और दोषारोपण का कार्य करने लग जाती है। O&M अपनी सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए दबाव डालती है, जबकि इसकी भूमिका तो केवल परामर्श देने की होती है। इंडियन रेफरेंस में यह भी कहा जाता है कि O&M प्रणाली संगठन की प्रक्रियाओं के विश्लेषण में ध्यान लगाने के बजाय स्वयं उन दोषों से ग्रस्त हो जाती है जो दोष कमियां हमारे प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त है। अधिकांश प्रशासक तथा कार्मिक O&M को संदेह की नज़रों से ही देखते हैं। इसे बाहरी व्यक्ति मानते हुए सहयोग भी करते हैं। O&M के पास पूर्णतः प्रशिक्षित और योग्य तकनीकी कार्मिक भी नहीं होते। आज भी O&M की स्थापना केंद्रीय राज्य सचिवालय में हुई है। जिला क्षेत्रीय कार्यालयों तक O&M की पहुंच ही नहीं है। O&M प्रणाली के द्वारा संगठन की संरचना तथा कार्मिक सेवा शर्तों पर भी अधिक ध्यान दिया गया है। भारत और अन्य जो विकासशील देश हैं उनमें O&M का व्यवसायीकरण, प्रोफेशनलाइजेशन नहीं हो पाया है। ट्रेडिशनल जो ब्यूरोक्रेसी है उसका प्रभाव भी O&M पे आ गया है। अभी भी इस बात पर मतैक्य नहीं है कि O&M को क्रियान्वित कौन करे या मूलतः ये किसका कार्य माना जाए।
फिर भी हम ये मान सकते हैं कि O&M का एक अत्यंत महत्व है तथा O&M बेहतरीन रूप से इसने हमारे देश के लिए कार्य किया है तथा कार्य कर रहा है। अभी कोरोना का समय है, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने जो कॉलेज है उसमें एक ई-गवर्नेंस सेल बना हुआ है, आप सब उसमें उससे वाकिफ़ भी हों। तो मैं कुछ व्हाट्सएप पर कोरोना जागरूकता के लिए मैसेज भेजूँगा। अभी कोरोना जागरूकता अभियान भी है, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने परिजनों को आगे उसको प्रेषित करें, जिससे कोरोना से हमारा बचाव हो सके। धन्यवाद। कोरोना वैसे भी तेज़ी से फैल रहा है अभी, इसलिए इससे बचाव ही एकमात्र माध्यम है कि हम सैनिटाइज़र का उपयोग करें और मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जिससे कि हम इससे बचे रहें।